हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी को। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी को। ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्लास 6 में हमारे अतीत पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, और जो क्लास 7 है उसमें हमारे अतीत पार्ट 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास 7 में टोटल हमारे यहाँ पे 10 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सेकंड है नए राज्य और उनके राज्य। थर्ड है दिल्ली के सुल्तान। 4 है मुगल साम्राज्य। 5 है शासक और इमारतें। 6 है नगर व्यापारी और शिल्पजन। 7 है जनजातीय खनावेश और एक जगह बचे हुए समुदाय। 8th है ईश्वर से अनुराग। 9th है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और लास्ट है 10वां चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे 10 चैप्टर दिया है, 10 अध्याय दिया हुआ है। तो ये हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी में एकदम हर टॉपिक को कवर करेंगे ऐसा नहीं है। इसमें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितना इम्पोर्टेंट है हम लोग सिर्फ उतने को ही पूरा करते जाएंगे। तो पिछले क्लास में तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा पूरा लाइन को पढ़ पढ़ के पूरा टॉपिक को पूरा पूरा पढ़े थे, और अभी देखते हैं कि इसमें शायद हमें एकदम उतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत ना हो इस चैप्टर में, क्योंकि जो ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 का जो एनसीईआरटी वाला है वो एकदम ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। और जो नेक्स्ट चैप्टर है तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बस उसका इंट्रो दिया गया है। ठीक है, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें ऐसे है कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग उसी उसी को ही यहाँ पे कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा आज का चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, ट्रेसिंग चेंज थ्रू एंड थाउजेंड ईयर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मैप दिया गया है। ठीक है, जो 12वीं सदी के है, जिसे भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी ने का बनाए हुए हैं। ठीक है, जो ये मैप है वो भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी का ये बनाया हुआ मैप है, जो कि 12वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हमें मानचित्र पे नज़र डालने के लिए बोला, तो ये मानचित्र 1 है और ये 2 है। ठीक है, इसी में हमें को देखने के लिए बोला था, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोला है, अरब भूगोलवेत्ता। ठीक है, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जो ये भूगोलवेत्ता है अरब अरब के हैं। ठीक है, जो ये भूगोलवेत्ता है वो कहाँ के है, तो वो है अरब के अल इद्रिशी। ठीक है, अल इद्रिशी ने 1154 में, मतलब 12वीं में, ठीक है 12वीं शताब्दी में बनाया था। जो ये नक्शा दिया गया है, ठीक है, जो ये नक्शा दिया गया है, ये जो ये नक्शा दिया गया है इसको 12वीं सदी में बनाया था। किसने, भूगोलवेत्ता अल इद्रिशी, जो कि अरब की है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है, और जो ये मानचित्र है वह उसके द्वारा बनाए गए जो वर्ल्ड के मैप है उसमें का एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, 18वीं सदी। ठीक है, जो ये मैप नंबर 2 है इसको 18वीं सदी में बनाया गया था। कौन, यहाँ पे 18वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है, ये वाले मानचित्र, और कौन, जो कि फ्रांसीसी के मानचित्रकार थे। ठीक है, फ्रांसीसी के थे वो मानचित्रकार। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मानचित्रकार है वो क्या है। यहाँ पे मानचित्रकार आया है, तो जो मानचित्र या तो जो नक्शे बनाते हैं, ठीक है, जो मानचित्र या तो नक्शा बनाता है उसे ही मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि ये मैप और जो फर्स्ट वाला मैप है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंट्रो टाइप से दिया गया है कि मानचित्र कैसे क्या, ये बस एक वैसे ही बताया गया है यहाँ पे, तो ये भी हम लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है नई दुनिया, और यहाँ पे तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ये टॉपिक हम लोग देखे हैं। तो इसमें जो कार्टोग्राफर है वो कौन होता है, ठीक है। तो कार्टोग्राफर किसको कहा जाता है, तो कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे ही कार्टोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर किसे कहा जाता है, तो जो मानचित्र बनाता है उसे ही कार्टोग्राफर कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे भी ये दिया है मध्य, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ पे जो नई और पुरानी शब्दावली है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया है, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐतिहासिक अभिलेख के भाषा के बारे में यहाँ पे बताया है। तो वहाँ मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग की फारसी भाषा थी वो अभी की जो करेंट फारसी भाषा है, आधुनिक फारसी भाषा है, वो एक भिन्न टाइप के हैं, ठीक है, मतलब अलग है पहले से। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने रीड किया है, तो मेरे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, ठीक है। जो हिंदुस्तान शब्द है उसको यहाँ पे लिया गया है, तो इसे जो राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं हिंदुस्तान को, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए शिराज, ठीक है, मिन्हाज ए शिराज मतलब इसका पूरा नाम है मिन्हाजुद्दौला ए शिराज, क्या है, मिन्हाजुद्दौला ए शिराज, ठीक है। यहाँ पे मिन्हाज ये शिराज करके नाम दिया है, लेकिन ये मिन्हाजुद्दौला ए शिराज ये उनका पूरा नाम है, जो कि उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से है, ठीक है। जो इन्होंने मिन्हाज ए शिराज है, जो कि एक कार्टोग्राफर है, ठीक है, कार्टोग्राफर है। तो इनका हिंदुस्तान शब्द का जो आशय था, उसका उस शब्द का जो यूज़ किया था उसका आशय क्या था, तो उसका पंजाब हरियाणा और गंगा के जो बीच के जो एरिया है, तो इन इलाकों में स्थित इनके बीच में कुछ इलाके थे, तो उनका आशय उनसे है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के इस्तेमाल किया है जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे, ठीक है। और जो इस शब्द का जो ये हिंदुस्तान है उसका राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे कौन थे, तो वो थे बाबर, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान के रूप में यहाँ पे बाबर का के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी, देखो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक इतिहासकार देखे थे, कार्टोग्राफर देखे थे, जो कि 12वीं शताब्दी के थे, ठीक है। कौन थे यहाँ पे, तो वो थे अल इद्रिसी, ठीक है, जो कि 12वीं सदी के थे। और फिर यहाँ पे आया है 13वीं सदी में, तो 13वीं सदी में यहाँ पे यहाँ पे 16वीं सदी में आया है। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और जो बाबर है उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया इस महाद्वीप के, और जो ये इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें जो ये महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, उसमें के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया, ठीक है। और जो बाबर थे उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, तो वह
भूगोल, पशु पक्षी और जो ये उपमहाद्वीप थे उसके जो निवासी थे उसकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये 16वीं सदी में कौन था, तो ये बाबर थे। ठीक है, फिर इसके बाद यह प्रयोग 14वीं सदी के, ठीक है, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था। ठीक है, अब यहाँ पे 14वीं सदी आया जिसमें कौन थे, कवि अमीर खुसरो थे, तो उनके द्वारा हिंद के प्रयोग से कुछ कुछ समान था। ठीक है, जो कि हिंदुस्तान था उससे ये कुछ कुछ समान था, जो हिंद शब्द प्रयोग किया था वो। फिर उसके बाद मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा था वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। तो ठीक है, यहाँ पे एकदम ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो कि हम लोग देखे थे पिछले में 12वीं सदी में, तो 12वीं सदी में कौन था, वो थे अल इद्रिशी। ठीक है, जो कि एक भूगोलवेत्ता थे, अल इद्रिशी। फिर यहाँ पे हम लोग 13वीं सदी में देखे हैं तो 13वीं सदी में कौन थे, तो ये थे मिन्हाजुद्दौला ए सिराज, मिन्हाज ए सिराज। ठीक है, तो फिर उसके बाद 14वीं सदी में थे यहाँ पे अमीर खुसरो और 16वीं सदी में यहाँ थे बाबर। ठीक है, तो जो बाबर है तो ये जो ये यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये बाबर का एक किताब है। ठीक है, जो कि बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा एक किताब है, वहाँ पे ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और जो बाबरनामा किताब है, पुस्तक है, उसके उसको तजूके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो बाबरनामा है उसको तजूके बाबरी भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इससे। तो ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग, भारत की सर्वप्रथम हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया है। ठीक है, जो हिंद शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया है, तो वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, जो हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे अमीर खुसरो। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इसके जो समय थे उसके अकॉर्डिंग इनका क्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ इसको, एक समय के अनुसार इसका क्रम यहाँ पे जमाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमीर खुसरो, बाबर, मिन्हाज ए सिराज। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, तो इसको इसके जो समय थे उसके अकॉर्डिंग इसको क्रम में जमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था, तो यहाँ पे ये तीनों में सबसे पहले आया था ये मिन्हाज ए सिराज, जो कि 13वीं सदी में आया था। ठीक है, 13वीं सदी में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अमीर खुसरो थे वो आए थे 14वीं सदी में। फिर जो बाबर थे वो आए थे 16वीं सदी में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये है उसके समय के क्रम में, और सेकंड ये है, और थर्ड ये है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे कि सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। ठीक है, विदेशी शब्द जो कि यहाँ पे एक सीधा साधा शब्द बताया गया है, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। ठीक है, तो हम लोग विदेशी किसको बोलते हैं, जो भारतीय नहीं रहता उसको हम लोग विदेशी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। और मध्य युग में मानो कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहा जाता था। ठीक है, तो जो मध्य युग था उसमें विदेशी किसको कहा जाता था, जो कि अनजान व्यक्ति था, जो कि समाज और संस्कृति का उसका पार्ट नहीं था, उसका अंग नहीं था, उसे विदेशी कहा जाता है। और हम लोग जो दूसरे देश के होते हैं, जो हमारे देश से नहीं होते हैं, जो भारतीय नहीं होते हैं,
उसे हम लोग विदेशी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो कि फिर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक विदेशी शब्द बस आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इतिहास और उनके स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो इतिहास और उनके स्रोत है, तो इसको हम लोग लगभग जो 700 से जो 750 तक के जो इतिहास है, उसको हम लोग क्लास 7 के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे 700 से 750 ईस्वी तक के जो इतिहास है, तो उसको हम लोग ये क्लास 7 के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर कुछ निर्भर करते हैं। ठीक है, और जो इतिहासकार है वो इस काल के बारे में कुछ भी सूचना इकट्ठी करने के लिए कहाँ कहाँ से किसमें कौन सी सामग्री पर निर्भर रहते हैं, तो वो है सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला, या तो जो लिखित सामग्री रहती है उन पे वह निर्भर रहती है। ठीक है, उसकी सूचना इकट्ठी करने के लिए। फिर कुछ बात पहले से काफी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, जो कि इतिहासकार है वो सूचना इकट्ठी करने के लिए कौन कौन से सामग्री पे निर्भर रहता है, तो ये यहाँ पे वो था। ठीक है, तो ये सिक्कों, शिलालेख, भवन निर्माण, लिखित सामग्री, तो ये सब चीजें है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता होता गया। ठीक है, और जो ये जब तक इस समय का जो दौरान आया है, इस समय का जो दौर आया है, तो उस समय जो कागज था वो सस्ता होते गया, बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगे, और लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ठीक है, और उस दौरान क्या होता था कि जो फिर कागज़ थे वो सस्ता होने लगे, और वो बड़े पैमाने पे भी, मतलब हर जगह वो कागज़ उपलब्ध होने लगे। तो जो धर्म ग्रंथ थे, शासकों के जो वृत्तांत थे, लेखक थे, जो हिसाब करने वाले थे, जो करों का हिसाब करते थे, और जो अदालतें थे, तो ये सब चीज़ में लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए कागज़ का उपयोग यहाँ पे करने लगे। और जो धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। ठीक है, जो धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था, तो उसे अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे वर्ड आया है, एक अभिलेखागार, जहाँ पे पांडुलिपियों को रखा जाता था। ठीक है, उसको पुस्तकालय भी बोलते थे, और उसको पुस्तकालयों या तो अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था, तो पांडुलिपियों को अभिलेखागारों या तो पुस्तकालयों में रखा जाता था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। और ये यहाँ पे कागज का मूल्य, यहाँ पे उसके बारे में कुछ ये दो प्रसंग दिए गए हैं। तो 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसके लिए उसने एक ऐसी पांडुलिपियों को धो डाला जिसकी उसकी जरूरत नहीं थी, और उसने कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे कागज के मूल्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे दो चीज बताया गया है। तो फर्स्ट हम लोगों ने ये देखा, उसको जो पांडुलिपि थी उसको धो डाला, जिसका वो उपयोग
नहीं था, ज़रूरत नहीं था, फिर उसको जो कागज़ को सुखाकर फिर उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 सदी बाद, ठीक है, यहाँ पे 13वीं सदी के बारे में वो बताया गया था, फिर उसके बाद 1 सदी बाद मतलब 14वीं सदी में, ठीक है। तो 1 सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीद सकते तो आप कीमत किस्मत अच्छी होती, ठीक है। तो आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो ये ऐसे बताया गया है, जो कि ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, जो अभिलेखागार है उसको अभिलेखागार क्या है, तो वो है ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो पांडुलिपियों को रखा जाता था उस जगह को अभिलेखागार कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और शब्द आया है लिपिक या तो नकल नवीश, ठीक है, लिपिक या तो नकल नवीस। यहाँ पे एक और शब्द आया है, तो यहाँ पे जो देखते हैं कि जो लिपिक या तो जो नकल नवीश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो लिखने का काम करता है, ठीक है। लिपिक नाम से ही यहाँ पे समझ आ रहा है, जो लिखने का काम करते हैं उसको लिपिक या तो नकल नवीश कहते हैं, ठीक है। तो जो लिपिक या नकल नवीश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपको कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल, तो ये ऐसे बताया गया है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो थे लिपिक और नकल नवीश, ठीक है, जो कि एक छापे खाने तो थे ही नहीं, उन दिनों छापे खाने तो थे ही नहीं, जो कि फिर जो लिपिक या जो नकल नवीश होते थे वो यहाँ पे लिखने का काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो लिपिक और नकल नवीश शब्द किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे छपाई करने वालों के लिए, या तो जो लिखाई करते थे, जो लिखने का काम करते थे, तो उनके लिए लिपिक और नकल नवीश शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये यहाँ पे एक दिखाया गया है लिपिक जो कि पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये एक लघु चित्र की प्रकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे एक और शब्द आया है, तो वो आया है मिनिएचर, ठीक है। तो मिनिएचर यहाँ पे किसको बोलेंगे, तो मिनिएचर जो छोटे छोटे चित्रों को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया है लघु चित्र या तो मिनिएचर, तो मिनिएचर जो छोटे छोटे चित्र होते थे उनको ही मिनिएचर कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ लिखावटें हैं जो कि 2 टाइप से लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण अरबी और फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। तो जो नस्तलीक लिपि जो कि बाएं ओर में है, बाएं ओर में है मतलब जो दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। नस्तलीक लिपि, और जो यहाँ पे शिकस्त लिपि होती है वो दाएं ओर लिखा जाता है, मतलब बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो नस्तलीक लिपि होती है उसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, मतलब बाईं ओर लिखा जाता है। और जो यहाँ पे शिकस्त लिपि होता है उसको बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, मतलब दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जो नस्तलीक लिपि कैसे लिखी जाती है, नस्तलीक लिपि, नस्तलीक लिपि कैसी लिखी जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाए, बाईं से दाईं, ठीक है, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, या तो दोनों ओर, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जो नस्तलीक लिपि है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, बाईं ओर बोला है, तो ये दाईं से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर आएगी, दाईं से बाईं ओर। तो इसको बाईं ओर बस भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो जो कि ये नस्तलीक लिपि, ये है नस्तलीक लिपि जो कि दाईं से बाईं ओर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ऐसे ही लिपि के बारे में बताया है, पांडुलिपि के बारे में बताया है, तो जिसके बारे में हम लोग पांडुलिपि के बारे में हम लोग ये पढ़ लिए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक जिसको हम लोग देखते हैं, तो जो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इतिहासकार आए, जियाउद्दीन बर्नी, जो कि कौन सी शताब्दी में आए, तो ये आए 14वीं शताब्दी में। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसको 2 वर्ष बाद लिखा था, ठीक है। तो जो ये एक और इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, तो वो 14वीं शताब्दी में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कि ये वाला है, और इसे जो हम लोग पीछे पढ़े जो अमीर खुसरो वाला, जो कि ये 14वीं शताब्दी के थे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो समकालीन यहाँ पे कौन कौन है करके, ठीक है। समकालीन कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे समकालीन कौन कौन थे, तो वो है अमीर खुसरो और थे जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तो ये दोनों समकालीन क्यों थे, क्योंकि दोनों ही 14वीं सदी के थे, ठीक है। 14वीं सदी के, शताब्दी या तो सदी बोल दिया जाए, ठीक है। दोनों 14वीं सदी वाले थे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों समकालीन थे। फिर यहाँ पे यह पुस्तकों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जो इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, यह पुस्तकालयों की विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी रहती थी। तो ये ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे वो ये थे, जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी थे, तो ये था यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये है नई सामाजिक और राजनीतिक समूह, ठीक है। जो कि यहाँ पे 700 से 1750 के बीचों की जो इतिहास थे उसके बारे में यहाँ इतिहासकारों ने अध्ययन किया है, और यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जानकारी बताई गई है उसके बारे में। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, ठीक है। और जो ये पूरे काल थे उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, ठीक है। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जो सिंचाई में रहट और कताई में चरखे और खुदाई में आग्नेयास्त्र है, वो 700 से 750 के बीच में ये 3 टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। जो ये कौन कौन सी थी, तो ये है सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, ठीक है। तो ये 3 टाइप की टेक्नोलॉजी आई है 700 से 1750 के बीच में, ठीक है। तो जो सिंचाई में रहट है उसका इस्तेमाल पुस्तक में लिखा गया है, तो वह पुस्तक का नाम कौन सा है, तो उस पुस्तक का नाम है फुतुहाते उस सलातीन, ठीक है। तो जो कि ये फारसी इतिहासकार थे, जो कि ईसासी के फारसी इतिहासकार थे, ठीक है। जो इन्होंने इसकी रचना की थी। फुतुहाते उस सतालीन ये पुस्तक है, उसकी रचना की है उन्होंने, ठीक है। जहाँ पे ये इसके बारे में बताया गया है, सिंचाई में रहट इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग जो राजपूतों का इतिहास है उसे भी 750 से यहाँ पे 1200 के बीच में यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे आगे पे बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये कि ये चरखे है,
ठीक है, यहाँ पे चरखे के बारे में बताया गया है जो कि कताई के लिए इसको यूज किया जाता था। तो यहाँ पे देख बताया गया है कि एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र जाहिर सी बात है राजा का पुत्र वो होते थे राजपुत्र। तो यहाँ पे 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे, ठीक है। और जो राजपुत्र होते थे, जो राजा होते थे, वो उस टाइम क्षत्रिय वर्ण होने का यहाँ पे दावा करते थे, ठीक है। तो ये 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह जो नाम है वो आमतौर पर यहाँ पे इस समूह के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। फिर जो ये राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, ठीक है, जो राजपूत शब्द होते थे उसके अंतर्गत केवल राजा सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आते थे राजपूत में, तो राजा, सामंत वर्ग और सेनापति, सैनिक, तो ये सब आते थे, ठीक है, जो कि शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता प्रबल पराक्रम पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ठीक है। कायस्थ क्या होते थे, जो कि लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाला जाति होता था, ठीक है, जो कि मैंने बताया लिपिक जो कि लिखने का काम करते थे, तो ये उनकी जाति होती थी, क्या, कायस्थ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मध्यकाल थे उसमें रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था, मध्यकाल में रहट का प्रयोग तो वो सिंचाई के लिए किया जाता था, मुख्य काल में रहट का प्रयोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, चलिए। फिर यहाँ पे एक शब्द आया है पर्यावास, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ये इंट्रोडक्शन के पार्ट से दिया गया है, इंट्रोडक्शन के जरिए में दिया गया है, तो हमें ये पूरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पार्ट हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है पर्यावास, जो कि पर्यावास क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में से एक होती थी, ठीक है। जो पर्यावास है वो कोई भी क्षेत्र है तो जो उसकी पर्यावरण और जो वहाँ के रहने वाले लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन की जो शैली होती थी तो उनको पर्यावास कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ समूह क्षत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है जाति, जाति, और यहाँ पे जाति पंचायत, ठीक है। तो जो जातियाँ होती थी वो क्या होती थी, जातियाँ, ठीक है। जाति किसको कहा जाता था, तो कुछ एक ऐसे अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई सदस्य है जो कि अपने ही सदस्य है, ठीक है, तो उनको नियंत्रण करने के लिए जातियाँ, ठीक है, उनको नियंत्रण के लिए स्वयं अपने अपने नियम बनाते थे तो उनको जाति कहा जाता था, ठीक है। समझ आया यहाँ पे, अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी तो उसको जाति कहा जाता था। और जो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक साथ सभा करवाती थी, ठीक है। और जो ये नियम होते थे उसका पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जैसे कि हम लोग अभी भी देखते हैं कि ऐसे कोई, जैसे कि कोई गांव में ही मान लो, ठीक है, कोई गांव में मान लो कि वहाँ अनेक प्रकार की लोग हैं, ठीक है, तो उनको जैसे कि जाति है तो यहाँ भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसमें से कुछ नियम रहते हैं, उनके भी कानून रहते हैं जो कि सभा वभा बैठाई जाती थी, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया है कि जो बड़े बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, ठीक है।
आज भी होती है वो सभा, उसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो जिस कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, ठीक है, और जो ये नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की एक ऐसी सभा करवाती थी जिसे कि जाति पंचायत कहा जाता था, ठीक है। हम लोग भी आज भी कहते हैं कि पंचायत में ये कुछ बैठक है, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये वही चीज़ बताया गया है, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे जाति पंचायत समझ आया, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं अब क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। तो ये क्षेत्र और साम्राज्य, इसमें कुछ क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में बताया। तो कौन कौन से थे? चोल, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तुगलक जो कि थर्ड में। बताया ना मैंने, जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो हमें जो सेवन है, जो हमारा ये जो क्लास 7 का जो एनसीईआरटी है, उसमें फर्स्ट चैप्टर सिर्फ इंट्रो का ही यहाँ पे बताया गया है, इंट्रो के ज़रिए से बताया गया है। तो यहाँ भी देखो, जो फोर्थ चैप्टर में मुगल के बारे में बताया है, और यहाँ पे ये है दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो वो थे गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 उसका जन्म था और 1287 उनका मृत्यु था, ठीक है। तो उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए यहाँ पे अध्याय 2, यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो उसने एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो ये गयासुद्दीन बलबन है, उसको एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो कि उसका साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, ठीक है। और जो गयासुद्दीन बलबन था, उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो वो था पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेनाओं के आगे यहाँ पे पालन करते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कुछ एक एरिया है, ठीक है, जो यहाँ पे ये मैप बताया गया है। तो इसमें ये मैप में उन्होंने, ठीक है, जो ये मैप है, इसमें जो बहुत सारे एरिया दिया है, सिविकिस्तान, उच्छल, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, जो ये इतने सारे एरिया दिए हैं, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर आते थे, ठीक है। जो ये इतना सारा जो ये एरिया दिया है, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके अंडर ही आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबशर फी मलालिक अर अमशर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले राज्य, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ये एरिया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर ही आते थे, ठीक है, ये सब एरिया तो यही बताया है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ भाषा और उसके क्षेत्र, जैसे कि हम लोग जाहिर सी बात है अभी भी जानते हैं कि जो क्षेत्रों के हिसाब से उसकी भाषाएं होती है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र मतलब अलग अलग भाषा, तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो यहाँ पे सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने, ठीक है, 14वीं सदी की बात है ये। तो इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है, ठीक है। जैसे सिंधु में सिंधी, लाहौर में लाहौरी, कश्मीर में कश्मीरी, और जो दक्षिण एरिया थे वहाँ पे द्वार समुद्री, तेलंगाना में तेलंगानी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, गुजरात में गुजरी। तो ये सब अलग अलग भाषा है जो कि क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे बोले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फिर यहाँ पे अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा है, ठीक है, तो वो है संस्कृत, ठीक है। जो ये भाषा है उसके अलावा एक और भाषा होती है, तो वो क्या होती है? तो है संस्कृत, ठीक है। लेकिन संस्कृत है वो कोई एक किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये तेलंगानी, सिंधी, लाहौरी, ये एक विशेष क्षेत्र की भाषा है ना, जहाँ पे उस एरिया में प्रॉपर इस भाषा को बोली जाती है। वैसे ही यहाँ पे जो संस्कृत है वो एक विशेष भाषा नहीं है, ठीक है, मतलब विशेष क्षेत्र की भाषा
नहीं है, किसी भी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो ये संस्कृत यहाँ पे कौन सी भाषा है? तो एक प्राचीन भाषा है संस्कृत, जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानते थे। ठीक है, और जो ये संस्कृत भाषा है वो एक प्राचीन भाषा है, तो इस भाषा को आम लोग नहीं जानते थे, तो वो केवल ब्राह्मण लोग ही जानते थे संस्कृत भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो फिर अब आगे देखते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इस चैप्टर में ऐसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ऐसा छोटा छोटा ही क्वेश्चन आया है जो कि यहाँ पे बताया है छोटा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आए हैं पुराने और नए धर्म। तो यहाँ पे कुछ रिलीजियंस है जो कि ओल्ड भी है, न्यू भी है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, जिसे हम लोग आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ठीक है, तो इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बताया गया है, जो कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है संरक्षक। तो संरक्षक किसको बोलते हैं हम लोग? तो जो किसी को संरक्षण दे, सुरक्षा प्रदान करे, तो उसको ही संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, जो किसी को संरक्षण दे या तो सुरक्षा प्रदान करे, उसको संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक की पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, जो कि इसके बारे में चैप्टर 8 में बताया गया है, तो उसको चैप्टर 8 में पढ़ना है। तो ये संरक्षक के बारे में बताया गया जो कि मैंने बताया था। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजीत जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता है। ठीक है, तो इसको मैंने भी बताया था, जो किसी को संरक्षण प्रदान करे या तो सुरक्षा प्रदान करे, उसे ही संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मुसलमानों का एक धर्म ग्रंथ है, तो ये उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो वो है कुरान शरीफ। ठीक है, जिसको मुसलमान अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जो ईश्वर है, केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपनी में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिसाल मुसलमानों का धर्म ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बताया है, तो वो कौन सी है? कुरान शरीफ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे और ये एक पैगंबर आया है। पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, जो मुसलमानों में कुछ शिया थे, जो कि पैगंबर साहब थे, जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे। ठीक है, उनको मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे एक शब्द कुरान। ठीक है, तो ये तो कुरान एक उसके धर्म ग्रंथ में आते हैं, जो मुसलमान होते हैं उसके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे और देखते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, जो कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, जो मध्य में अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो उसने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। कौन कौन सी? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो यही बस यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा।
फिर ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आए हैं जो कि पांडुलिपियों की जाति का क्षेत्र है, जिसको ये काल विभाजन के रूप में बताया गया है। फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है, कुछ क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने चैप्टर में तो पढ़ ही लिया है, तो यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं कि क्या क्या है वो चीज़, वो सब चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सही या गलत बताने के लिए बोला है, तो सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, 700 के बाद के काल से संबंध में अभिलेख नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की है, ये भी सही बात है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो किसी केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था वो असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक नहीं था, ये दिल्ली का शासक था, ठीक है। तो ये था दिल्ली का शासक। फिर यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अभिलेखागारों में खाली स्थान रखे जाते थे, तो इसको हम लोगों ने देखा था कि अभिलेखागारों में किसको रखा जाता था, दस्तावेजों को रखा जाता था, ठीक है, पांडुलिपियों को रखा जाता था, तो ये था। 14वीं सदी का एक इतिहासकार, तो 14वीं सदी में कौन से इतिहासकार आए थे, तो 14वीं सदी में गयासुद्दीन बर्नी आए थे, और अमीर खुसरो भी आए थे, लेकिन वो अमीर खुसरो इतिहासकार नहीं थे, वो एक कवि थे, ठीक है। और यहाँ पे इतिहासकार पूछा है, तो यहाँ पे कौन आया था, तो वो था जियासुद्दीन बर्नी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और बताया है कि खालिस्तान और खालिस्तान इस उपमहाद्वीप के काल में लगाई गई कुछ फसलें, तो यहाँ पे हम लोगों ने फसलें के बारे में देखा था, तो वो क्या क्या था, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, तो ये सब उपमहाद्वीप के इस दौरान में लाई गई कुछ नई फसल थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये सब चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे और दिए गए हैं कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, तो ये एक प्रैक्टिस के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे जो जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किया जाते थे, वो तो एक जाति पंचायतें होती थी, तो उनके द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता था, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी और कुछ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस काल के दौरान हुए कुछ धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दे, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे दिया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ लेना चाहोगे, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वेल डन।